योगा अपना नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स को बैलेंस करता है। योगा ज्वाइन करके भी मसल्स बनाए जा सकते हैं या जिम ज्वाइन करके फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा सकती है। एंड हाउ इट वर्क्स, क्या योगा करते टाइम किसी मंत्र का जाप करना जरूरी होता है? सिंपली ब्रीदिंग के साथ हम कर सकते हैं? क्या होता है, कभी आप शब्द में भी नहीं बोल सकते हैं कि वो आपके ऊपर क्या इफेक्ट करता है। योगा में होलसम आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। ये बियर योगा आई फील मोर ऑफ अ फन। यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग कि आप मैट पे लेटे हुए हो, आजू बाजू में रूम है, आपको आंख नहीं खोलना है, जस्ट आपको वो एहसास। एंड देन और मैम आजकल बच्चे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट होते हैं, उन्हें भी आजकल उनका भी स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो रहा है। तो ऐसे में आप बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगी योगा के थ्रू? एंड जैसे कि कहते हैं कि योगा सिर्फ दुबले पतले लोग ही कर सकते हैं, मोटे लोग, तो क्या 100 kg का आदमी भी योगा कर सकता है? आई एडमायर फ्यू। अगेन आलिया भट्ट कपोतासन, शी डज इट वेरी वेल। Malaika Arora Khan, she also does it. मैम फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी, विच वन इज द हार्ड? PCOD प्रॉब्लम, PCOS प्रॉब्लम, वो सब के लिए योगा आसना, जरा कुछ आसना जो है वो डायरेक्टली उसको फोकस करते हैं और बहुत हेल्पफुल है। लाइक इरेगुलर पीरियड्स में क्रैम्प्स आना, सब लाइक कुछ पोजेस है कि सेतु बंधासन। कॉर्पोरेट जॉब्स, 9 to 9 स्क्रीन टाइम, सर्वाइकल पेन और 25 की उम्र में 60 वाली थकान। हम वो जनरेशन है जो फिटनेस के नाम पर एक्सपेंसिव जिम मेंबरशिप लेते हैं, पर असली फ्लेक्सिबिलिटी और मेंटल पीस से कोसों दूर है। हम दुनिया भर के बायो हैक्स और प्रोटीन शेक्स ट्राई करते हैं, पर हमने उस एंशिएंट इंडियन सुपर पावर को इग्नोर कर दिया है जो आज पूरे ग्लोब पर राज कर रहा है। दोस्तों, आज का एपिसोड सिर्फ शांति के बारे में नहीं है, ये परफॉर्मेंस के बारे में है, ये हार्मोनल बैलेंस और मेंटल क्लैरिटी के बारे में है। मेरे साथ आज बैठी हैं एक ऐसी एक्सपर्ट विनी जी जो हमें बताएंगी कि कैसे योगा एक बीमार आदमी को भी ठीक कर देता है। आज हम मंडूकासन से लेकर स्ट्रेस मैनेजमेंट तक हर उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो आपके दिमाग में है। तो चलिए स्वागत करते हैं विनी जी का अपने सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया पर, और उनसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन योगा के बारे में, मेंटल पीस और जिम और योगा में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजों पे हम आज उनसे चर्चा करेंगे और उनके व्यूज जानेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वेलकम टू माय चैनल विनी जी, थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम हमारे चैनल के लिए निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सो मैम, जैसे कि आप एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं, तो आप जरा पहले हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए, अपने बारे में थोड़ा बताइए और ये बताइए कि आप ये योगा प्रैक्टिस में कैसे आई? एक्चुअली मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ और अभी तो ऑलमोस्ट बैंगलोरियंस हो गए, बहुत साल से बैंगलोर में ही हैं। शुरुआत में आई वाज वर्किंग एंड बच्चों के बाद में देन आई एम फुल टाइम होम मेकर। योगा के प्रति थोड़ा इंटरेस्ट पहले से ही था और जब ये हम यहाँ पे थे तो एक टीचर आते थे तो उनके साथ में हम रेगुलर क्लासेस लेते थे बहुत सालों तक, और उसके बाद में खुद की प्रैक्टिस भी चालू रखी थी। योगा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एक्चुअली वन ऑफ मेरी बहुत अच्छी दोस्त करने वाली थी एंड शी सजेस्टेड कि दोनों साथ में करते हैं करके, तो ऐसे ही टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए हम दोनों ने एनरोल किया था और बहुत अच्छा रहा। वो कोर्स ज्वाइन करने के लिए खाली हेतु यही था कि खुद को हेल्प कर सकते हैं और फैमिली मेम्बर्स को सिखा सकते हैं, उनके मतलब उनको गाइड कर सकते हैं। और उसके बाद में कोविड आ गया तो ऑनलाइन में फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स का क्लास में लेती थी एंड देन धीरे से लाइक जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे एक दो फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि हमारे लिए क्लास लो, तो बस वैसे ही जर्नी स्टार्ट हुई। वेरी नाइस मैम। तो मैम, आपकी फ्रेंड ने आपको बोला कि साथ में प्रोग्राम करते हैं, तो ये आपका मतलब उसने आपको मोटिवेट किया या फिर आपका एक इनर मोटिवेशन भी होगा
हाँ, उसने बहुत मोटिवेट किया और बहुत सपोर्ट किया। ओके और आपका भी तो होगा इंटरेस्ट। ओके वेरी नाइस मैम। तो मैम जो आजकल योगा है और 30 साल पहले जो योगा था, अभी तो योगा पूरे ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा राज कर रहा है एक तरह से कहें, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? पहले योगा खाली ये ऋषि मुनियों और सन्यासियों और मे भी गुरुकुल में, नहीं तो आश्रमों में सिखाया जाता था, उतना ही। बट अभी लोग उसके बारे में बहुत ज्यादा जानने लगे हैं, उससे होने वाले फायदे जो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक लेवल पे जो हेल्प करता है, उसके बारे में अभी बहुत सारे लोग बहुत सारा नॉलेज उसमें पा रहे हैं। तो और एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ गई है, लाइक इजीली एक्सेसिबल। पहले सर्टन कुछ जगहों पे ही होता है, ऐसे करके था, बट अभी वो नहीं है। और सामने उसकी जरूरत भी उतनी ज्यादा बढ़ने लगी है विद, सो आई थिंक इट हैज स्प्रेड रियली वेल। और उसको प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया ऑल्सो इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म। या बिग प्लेटफॉर्म बहुत हेल्प कर रहा है। एंड अभी स्कूल्स में भी, काफी सारी स्कूल्स में मैंने सुना है कि वो एज ए करिकुलम में योगा डाल रहे हैं कि बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाए, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मैम योगा जो है वो मेंटल हेल्थ के लिए है या फिर फिजिकल हेल्थ के लिए है? और मतलब काफी ये लोगों में ये एक डिलेमा होता है कि वो जिम जाएं या योगा ज्वाइन करें, तो इस पे आप क्या सजेस्ट करोगे? जैसे योगा में होलसम आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, ना कि ओनली फिजिकल लेवल पे, इवन मानसिक लेवल पे, इमोशनल लेवल पे बहुत हेल्प करता है। लाइक जिम में मशीन्स वगैरह आप यूज कर सकते हैं एंड बॉडी फिट बना सकते हो, मसल्स बना सकते हो, ऑल दोस थिंग्स आर देयर। बट योगा में फ्लेक्सिबिलिटी पे बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है और बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनती है। उसके अलावा वो मानसिक लेवल पे और इमोशनल लेवल पे बहुत हेल्प करता है। योगा अपना नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स को बैलेंस करता है और वो मानसिक रूप से भी बहुत हेल्प करता है। और बाकी अपनी अंदर जो सिस्टम है, जैसे पाचन शक्ति को इम्प्रूव करना, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करना, आपका बच्चों के ग्रोथ के लिए, मूड स्विंग्स को मैनेज करने के लिए, और इवन स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जिम और योगा कॉम्बिनेशन कैन वर्क वेरी वेल। तो जैसे कहते हैं कि जिम में जाते हैं, मसल्स बनाते हैं और योगा में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या योगा ज्वाइन करके भी मसल्स बनाए जा सकते हैं या जिम ज्वाइन करके फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा सकती है, एंड हाउ इट वर्क्स? दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जैसे जिम में बोलते हैं कि ये मतलब मशीन यूज करके, वेट यूज करके मसल्स बना सकते हैं, वैसे योगा में भी लाइक अपना बॉडी वेट यूज करके मसल्स बना सकते हैं। ओके, योगा में पॉसिबल है ये? हाँ, प्लैंक पोज वगैरह जो है, तो उसमें बट उसकी इफेक्ट डिफरेंट रहती है जिम में और उस दोनों में। मे बी योगा इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है योगा में। हाँ। yeah. उसके अलावा ये है कि जिम काफी सारे लोग जो जिम में रेगुलरली जाते हैं वगैरह, मेनी एथलीट्स ऑल्सो, उनको योगा करने के लिए बोला जाता है क्योंकि उनके मसल्स वगैरह बहुत टाइट रहते हैं। ओके, हाँ. तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी के लिए योगा करने के लिए एडवाइस किया जाता है। सो ऑलवेज ये कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बेटर वर्क करता है। लाइक यू विल सजेस्ट कि ऑलवेज मतलब गो फॉर योगा एंड जिम बोथ? हाँ, मैनेज बोथ। लाइक आपका रूटीन में अगर दोनों का मिश्रण हो तो बहुत अच्छा है। तो मैम जैसे पहले योगा जो था वो सिर्फ रिलीजियस टर्म से जुड़ा हुआ था, बट नाउ पीपल आर लाइक उसको एक साइंटिफिक तरीके से लेते हैं योगा। Correct. तो अभी आपने भी काफी सारे चेंजेस देखे होंगे कि पहले योगा के प्रति लोगों का नजरिया क्या था, अभी उसको लोग साइंटिफिक तरीके से कैसे ले रहे हैं। और आई थिंक मतलब नाउ इट इज एवरीवन वांट टू डू योगा। करेक्ट। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले ये एक ओनली रिलीजियस तरीके से ऐसा नहीं है, सभी लोग कर सकते हैं। एंड अभी मेडिकल साइंस की तरफ से भी प्रूव हुआ है कि योगा थेरेपी से क्या क्या फ़ायदे हैं। और काफ़ी हद तक डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं कि योगा आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस करो। और बिकॉज ये प्राणायाम वगैरह भी काफ़ी मानसिक तनाव से राहत देते हैं और ये स्ट्रेस, चिंता, वो सब में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो
इवन फिजिकल पेन के लिए अगर यहाँ थोड़ा शांत है तो काफ़ी हद तक फायदे होते हैं। और मेडिसिन ऑल्सो, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि मेडिसिन ऑल्सो अगर अच्छे से काम करना है तो वो इधर में है। आप वो एक आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिलीव करना है कि ये वर्क करेगा, और दूसरा इधर में शांत रहने से काफ़ी हद तक चीज़ें सेटल हो जाएंगी। चीज़ें सेटल हो जाती हैं। तो मैम आजकल जैसे अभी काफ़ी सारे चेंजेज आ रहे हैं योगा में, डिफरेंट तरह से लोग योगा पोजेज को ट्राई कर रहे हैं। तो अभी हट योगा, बियर योगा, तो आप इसको किस तरीके से देखती हैं? क्या ये मतलब रिफॉर्म कर रहे हैं या ये उसके योगा के एसेंस को खत्म कर रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बियर योगा आई फील मोर ऑफ अ फन काइंड ऑफ थिंग, फन काइंड ऑफ थिंग और सोशलाइजिंग। बट ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई ये दूसरे तरीके से लोगों को योगा की तरफ में अट्रैक्ट करने का, अगर मतलब यंग कोई अगर शुरू ही नहीं करना चाह रहा है, बट ये एक तरीके से अगर उनको आकर्षित किया जाए तो मे भी अच्छा ही बदलाव है। और उसके बाद एक बार आप करना चालू करो और आप जो बेनिफिट्स, उसके फायदे महसूस करना चालू करो, तो उसके बाद में मुझे लगता है कि देन इट इज अ जर्नी उसमें है। कि ये मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि बच्चों को लॉलीपॉप दे दो तो दे विल अट्रैक्ट एंड दे विल कम नियर टू यू। सो एंड मोस्टली ये वेस्टर्न culture में just beer yoga and hot yoga and they are trying to impose, like they're trying to involve in their own life. Correct. क्योंकि उनके वो कल्चर है, तो वो कल्चर में ये इसको कैसे सेट कर सकते हैं, मे बी दैट वे करके। एंड हॉट योगा एंड ऑल, लाइक जिसमें रूम को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करा जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, ओके, और लेस इंजरी होने का चांसेस है। एंड स्वेट ज्यादा करते हो, पसीने, मतलब वो भी माना जाता है कि मैं भी चलो वेट लूज करने के लिए ज्यादा इफेक्टिव है क्या, बट ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो लोगों की अपनी पर्सनल चॉइस पे। तो क्या ये हट योगा और बियर योगा इंडिया में भी इतना पॉपुलर है या फिर ओनली द वेस्टर्न? इंडिया में आई एम नॉट वेरी श्योर। ये बियर योगा और हॉट योगा यस मैंने सुना है कि काफी योगा इंस्टीट्यूट स्टूडियोज वो भी ऑफर करते हैं शायद। मैम जैसे कहते हैं जिम से डोपामाइन बढ़ता है, तो फिर योगा से क्या होता है और योगा क्यों करें हम? योगा से भी ये डोपामाइन बढ़ा सकते हैं, बट वो अलग तरीके से होता है। और योगा ज्यादातर लाइक अपना वो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है। फिजिकल लेवल पे आसना का फायदा एक चीज है, बट उसके अलावा जैसे किसी व्यक्ति को एंजाइटी का प्रॉब्लम है, कैसे कुछ, तो उनको काफी वो फॉरवर्ड बेंड्स बहुत हेल्पफुल करते हैं। किसी व्यक्ति को अगर डिप्रेशन का प्रॉब्लम है तो उनको बैक बेंड्स बहुत हेल्प करता है। तो ये सब, ये जो अपनी नर्वस सिस्टम को बैलेंस करना, वो मेन योगा का बेनिफिट है। योगा से फायदा है या योगा प्रैक्टिस से फायदा है? मतलब सिंपली हम एक दिन हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमें योगा करना है और हम योगा करते हैं, राइट? तो एक दो दिन करने से तो यानी योगा सिर्फ करने से फायदा है या फिर योगा प्रैक्टिस उसको अपने डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व करने से फायदा है? योगा प्रैक्टिस करने से, कंसिस्टेंट रहने से ही उसका फायदा है। ऐसा नहीं कि हम एक दिन करने से, वो तो आप मतलब कोई भी एक्सरसाइज ले लो, एक दिन 2 दिन के, 1 हफ्ता 2 हफ्ता कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखाएगा योगा प्रैक्टिस। और वो एक मैंने जैसे आगे बोला कि वो एक महसूस करना है। क्या होता है, कभी आप शब्द में भी नहीं बोल सकते हैं कि वो आपके ऊपर क्या इफेक्ट करता है, बट इट रियली चेंजेस योर। तो मैम जैसे इट्स रियली चेंज योर लाइफ योगा, तो कभी आपने ऐसा फील किया है खुद के ऊपर, क्योंकि आप योगा प्रैक्टिस में हो, तो आपने कभी ऐसा फील किया है कि ये योगा किस तरह से आपकी लाइफ को रिफॉर्म कर रहा है, रिफ्रेम कर रहा है? तो आपका अगर कुछ एक्सपीरियंस हो तो आप बताइए। पेशेंस लेवल बढ़ जाता है। पेशेंस मतलब आपकी लाइफ में इसने नहीं, हाँ, ओवरऑल कैन हैंडल थिंग्स, यू फील काम। काफी बार होता था कि अर्लियर छोटी चीजों में के वगैरह आपको टेंशन हो रही है कि यू गेट लिटिल मोर वरीड कि स्ट्रेस हो रहा है। नाउ आई थिंक इट इज, यू नो दैट ओके दिस विल गो।
वेरी नाइस मैम। जैसे वुमेन्स की बॉडी में तो प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक हार्मोनल बैलेंस का खेल चलता रहता है, तो इसको योगा से कैसे बैलेंस किया जाए और कैसे इसको नॉर्मलाइज किया जाए? योगा स्पेशली फॉर लेडीज बहुत इम्पोर्टेंट है हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने में। लाइक एज आपने बताया कि पुबर्टी से लेके मेनोपॉज तक काफ़ी हद तक योगा पीसीओडी प्रॉब्लम, पीसीओएस प्रॉब्लम, वो सब के लिए योगा आसना देरा कुछ आसना जो है वो डायरेक्टली उसको फोकस करते हैं और बहुत हेल्पफुल है। लाइक इरेगुलर पीरियड्स में कि क्रैम्प्स आना सब, लाइक कुछ पोजेस है कि सेतु बंधासन, तितली आसन, बटरफ्लाई जो हम बोलते हैं, बद्धकोणासन, वो सब बहुत हेल्प करता है लेडीज़ को। एंड मेनोपॉज के टाइम पे हार्मोनल इम्बैलेंस भी काफ़ी होता है, तो उसमें भी बैलेंस बनाए रखने में, इमोशनल लेवल पे भी इमोशंस आल्सो अप एंड डाउन रहता है। सो वो सब में भी आसनास एज वेल एज प्राणायाम बहुत हेल्पफुल रहता है। तो मैम आप कुछ आसन के नाम बताएंगी जो कि वुमेन्स या गर्ल्स के लिए मतलब उन्हें मस्ट टू डू आसन के नाम? ये जो ब्रिज पोज बताया, सेतु बंधासन है, बद्धकोणासन है, वो बटरफ्लाई है, वो सब आसना बहुत अच्छे हैं, वो वुमेन्स को करना बहुत अच्छा है। हाँ, और वो सारे ये सारे पीसीओडी, पीसीओएस, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, ये सारे, वो सब कुछ प्रॉब्लम, इवन मालासन, वो सब भी बहुत अच्छे हैं। मैम आजकल जैसे डिजिटल डिटॉक्स ज़्यादा सुनने को मिलता है, तो डिजिटल डिटॉक्स में कौन सा आसन है, मतलब योगा में कौन सा आसन या कौन सा पोजेज हम ट्राई कर सकते हैं जो एक तरह से डिजिटल डिटॉक्स का काम करेगा हमारे लिए? डिजिटल डिटॉक्स के लिए सबसे पहले ऑफ द गैजेट्स वो इम्पॉर्टेंट है। एंड देन ये नाड़ी शोधन प्राणायाम, शवासन, बालासन, वो सब बहुत हेल्प करता है डिजिटल डिटॉक्स में। तो मैम आप थोड़ा इन सारे आसन के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे? नाड़ी शोधन क्या है और मलासन क्या है? मलासन वो पेल्विक हेल्थ के लिए वगैरह है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, शवासन एंड बालासन वो रिलैक्सिंग पोज है। सो एंड नाड़ी शोधन प्राणायाम में आपकी दोनों नाड़ियों को बैलेंस करने का जो आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन वो एक पर्टिकुलर काउंट में करना है, आपके ब्रेथ पे आपको फोकस करना है अच्छे से। आप अगर 10-12 मिनट बैठ के करो तो वो कामनेस लाता है बॉडी में, इवन मेंटल लेवल पे कामनेस लाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो अनुलोम विलोम भी बोला जाता है। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन और फिर कपाल भाती। हाँ, तो ये सब मतलब कपाल भाती डायरेक्ट किस पे इफेक्ट डालता है? हम उसमें खाली एक्सलेशन होता है। सो लाइक में आपकी बॉडी में से इनहेलेशन सटल होता है, आप फोर्सिबली एक्सलेशन करते हो वो एक पर्टिकुलर रिदम में, तो कार्बन डाइऑक्साइड काफी हद तक रिड्यूस। और जैसे कि आपने शवासन के बारे में बताया, तो शवासन में मतलब शवासन का क्या मेन बेनिफिट है और वो डायरेक्टली क्या किसी बॉडी पार्ट को इफेक्ट करती हैं ये सारी चीजें? शवासन में मेनली आपको अपने आप को रिलैक्स करना है कि आप मतलब आप जब भी मैट पे शव की तरह आपको लेटना है और अपना बॉडी वेट पूरा मैट पूरा छोड़ना है, जो बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, लाइक मोर देन मुश्किल, आप लाई डाउन करोगे तो आप अपनी बॉडी को लूज नहीं छोड़ते हैं। अच्छा। तो वो बॉडी को कंप्लीटली लूज छोड़ना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी बिल्कुल लूज छोड़ दोगे तो वो ऑटोमेटिकली रिलैक्स होना चालू होता है। और फिजिकल रिलैक्सेशन वो है, बट एक बार आप लेटोगे तो इधर में ज़्यादा चलता है। अच्छा, अपने थॉट्स ज़्यादा चलते हैं, तो वहाँ पे भी स्टॉप करके अपना ब्रीदिंग पे अगर फोकस करना है। अच्छा, तो मैम आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते होंगे जो जैसे इस योगा को प्रैक्टिस करते होंगे, वो कहते हैं मैम मैं नहीं कर पा रही, मेरे से नहीं हो रहा है, थॉट्स आते जा रहे हैं या फिर मैं अपने बॉडी वेट को नहीं छोड़ पा रही, तो फिर आप कैसे उनको समझाती हैं? नहीं, बस वो करते रहो तो मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाता है। काफ़ी बार शवासन में वो भी होता है कि हम आसना करने के बाद में सबसे लास्ट में शवासन कराते, तो काफ़ी लोग मतलब उनको एक झपकी भी लग जाती है। सब वो नहीं होना है, आप सो नहीं जाना है, बट एट द सेम टाइम आपको
अच्छा, रिलैक्स करना क्योंकि है। शवासन तो मोस्टली मतलब मैं भी करती हूँ। हाँ, और मैं आराम से 8 to 9 आवर्स शवासन कर लेती हूँ मैं। तो ये मेरा फेवरेट पोज है, योगा बट पोज। वो बॉडी को रिकवर करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी डिस्टरबेंस के बगैर बहुत अच्छे से सो सकते हो तो दैट इज द ब्लेसिंग। हाँ मैम, और ना माय फेवरेट योगा पोज इज दिस वन ओनली। दैट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके मैम। मैम जैसे मैंने बताया आपको कि मेरा तो शवासन पूरा बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन इंडिया में इनोसोमिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसके लिए क्या योग निद्रा वाकई में इतना इफेक्टिव है कि वो 4 घंटे की नींद को 20 मिनट में हम कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ, योग निद्रा एक बहुत इफेक्टिव टूल है बॉडी को रिलैक्स करने का। Okay. और वो 20 मिनट में आपको सही में अच्छी नींद का एक एहसास कराता है। नींद, गहरी नींद के लिए भी योग निद्रा तो एक है, बट उसके अलावा भी जैसे ब्राह्मणी प्राणायाम हुआ, वो भी अगर अपने डेली प्रैक्टिस में आप इंक्लूड करो तो वो भी बहुत अच्छा, लाइक नींद आने के लिए बहुत अच्छा है, इफेक्टिव है। और योग निद्रा में बॉडी मतलब जब भी हम वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो और इंस्ट्रक्शन में ही सब रहता है कि पर्सन पूरा बॉडी को रिलैक्स करके लेटना है, एंड देन ईच बॉडी पार्ट को हम लोग फोकस कराते हैं कि दे हैव टू रिलैक्स दैट। सो व्हेन आप जब भी ऐसे करते हैं तो आप एंड ऑफ इट आपको ऐसे लगता है कि मेरा ईच बॉडी पार्ट इज रिलैक्स्ड। तो मैम थोड़ा सा आप वो इंस्ट्रक्शन बताएंगी क्या, कैसे देते हैं इंस्ट्रक्शन, या फिर एक काइंड ऑफ 1 मिनट का प्रैक्टिस सेशन? सो योग निद्रा में एक्चुअली स्टूडेंट वो मैट पे लेटना है, उनको करना कुछ भी नहीं है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, एंड उसमें मेनली ईच बॉडी पार्ट को रिलैक्स कराने का इंस्ट्रक्शन के थ्रू होता है। और उसके बाद में ब्रेथ को, अपने ब्रेथ पे फोकस करना होता है। जैसे आपकी जो सांसें बाहर जा रही है, जो आप अंदर ले रहे हो, उसमें आपका लाइक बेली एरिया, नेवल एरिया कैसे ऊपर नीचे जाता है, उस पर फोकस करो। तो उसके बाद में वो जब भी पूरा बॉडी रोटेशन, दैट इज पूरा रिलैक्सेशन का ईच पार्ट का हो जाने के बाद में ब्रेथ का करते हैं, और उसके बाद में वापस फिर से यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग कि आप मैट पे लेटे हुए हो, आजू बाजू में रूम है, आपको आंख नहीं खोलना है, जस्ट आपको वो एहसास करना है, एंड देन तब तक वो योग निद्रा खत्म। ये एक टाइप का योग निद्रा है। उसके अलावा भी योग निद्रा में लाइक काफ़ी बार विजुलाइज करने के लिए दूसरे टाइप का योग निद्रा में कि आप पानी गिर रहा है, क्या पानी गिर रहा है, कि नेचर के थ्रू कि ऐसे भी एक डिफरेंट हाँ, एक आपको विजुलाइज करने के लिए बोलते हैं, एंड देन उसके मुताबिक बेसिकली इट इज अ टेक्निक फॉर रिलैक्सिंग द बॉडी एंड माइंड। बॉडी एक पॉइंट पे एंड मेंटली ऑल्सो काफी रिलैक्स करता है। काफी बार ये होता है कि स्टूडेंट्स इन बिटवीन योग निद्रा में थोड़ा सो जाते हैं। तो मैम इट्स कॉमन ना, कॉमन कि वो इतना रिलैक्स फील करते हैं, कि रिलैक्स फील करते हैं। सो इट्स तो मैम जैसे कि तो आई थिंक ये सबको ये योग निद्रा पोज, क्योंकि आजकल इतना स्ट्रेस आउट है कि लोगों को नींद नहीं आती है रात में, तो उन्हें ये योग निद्रा ट्राई करके मतलब रात में सोते समय जब वो बेड पे जा रहे हैं तो भी कर सकते हैं। गाइडेड में योग निद्रा वो सब इतना अवेलेबल है अभी तो। अच्छा, तो वो सब कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल है। तो मतलब ऐसा है कि ये सिर्फ सोने के टाइम पे जब भी आदमी को सोने जाना है तब योग निद्रा करना चाहिए, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं? हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। रिलैक्स लाइक कभी स्ट्रेसफुल डे हो, क्या बोलते हैं कि ट्रैवल टाइम पे आपकी नींद कम पड़ रही है वगैरह, तो कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। तो मैम जैसे कि कहते हैं कि जो वुमेन्स के इमोशंस हैं वो वुमेन्स के हिप में जाके स्टोर हो जाते हैं, और जब वो हिप ओपन योगा पोज करते हैं तो उसमें जनरली बहुत लोग रो देते हैं, तो क्या ये सच है मैम? एक्चुअली हाँ, क्योंकि रो देते हैं कि बिकॉज वो इमोशंस को रिलीज करता है। वो कहा जाता है कि अपना हिप्स आर लाइक स्टोर एरिया फॉर ऑल आवर इमोशंस, लाइक डर, चिंता, गुस्सा, तनाव, वो सबका एक स्टोर एरिया है। लाइक वी गैदर आवर इमोशंस देयर। सो वो हिप ओपनर आसना वो फ्लेक्सिबिलिटी तो लाता है, बट इमोशंस को रिलीज करता है काफी हद तक।
So that is why it is very important for ladies, and even menopause time पे भी hormonal changes or emotions also going up and down. Yeah. You would have seen like ladies tend to put on weight in that time. Okay. lower area because it gets stored there. So hip open asana is very important. ओके तो मैम जैसे हिप आसन जो योगा पोज करते हैं तो उसमें योगा पोज के साथ कुछ जैसे कुछ इमेजिनेशन या कुछ थॉट्स माइंड में लाके उसको बोलते हैं कि जैसे आई एम रिलीजिंग द स्ट्रेस, आई एम रिलीजिंग द माई वॉट एवर थिंग्स इनसाइड देयर, सो ऐसा कुछ बोलते हैं, विजुलाइज करते हैं, या सिंपली वो योगा पोज करते हैं? नहीं, सिंपली वो योगा पोज करते हैं। और लाइक ये हम जब भी आप जो बोल रहे हैं वो हम जो छोटी एक योग निद्रा, छोटा योग निद्रा इन बिटवीन जो आसनास के बीच में हम इन बिटवीन में थोड़ा रिलैक्स करने के लिए बोलते हैं। जब भी हम बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि आप अपने आप से बोलिए कि मैं ये रिलीज कर रही हूँ, कि मैं खुश हूँ, मैं लाइक हेल्दी हूँ, वो सब पॉजिटिव अफर्मेशंस देने के लिए भी बोलते हैं। तो वो एक रेगुलरली हम मतलब हो जाता है, लाइक आप लेटे हुए हो और कुछ करना, वो हम इंस्ट्रक्शन एज ए इंस्ट्रक्शन ओनली बोलते हैं कि आप बोलो, तो वो अभी वो टाइम पे तो आप लेटे हुए वो ही करना है, तो वो बोलना हो जाता है। नहीं तो ड्यूरिंग मतलब पोज हमें नहीं बोलना, जैसे नहीं। कहते हैं ना कि वो इमोशंस स्टोर हो गए उससे हमें रिलीज करना है, देन आई थॉट कि मे बी शायद नहीं, वो टाइम पे बोलना है ऐसा नहीं है। बट ये हमारी प्रैक्टिस में हम बीच में इंक्लूड करते हैं कि आप लाइक अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दो, अपने वर्क के लिए अफर्मेशंस दो, अपनी फैमिली के लिए अफर्मेशंस दो। तो वो तो मैम जो ये अफर्मेशन हम देते हैं कि नाउ लाइक आई एम रिलीजिंग माई स्ट्रेस, आई एम बीइंग हेल्दी, माई फैमिली इज being healthy, so I am being so happy, so ये जितने टाइप ऑफ अफर्मेशन हम बोलते हैं तो इनका किस तरह से इफेक्ट पड़ता है हमारे माइंड पे या फिर हमारी बॉडी पे? आप जब भी बोलोगे, कॉन्स्टेंटली बोलोगे, आपका माइंड भी वो बिलीव करना चालू कर देता है। अच्छा, क्यों नहीं, मैं हेल्दी हूँ, मैं हैप्पी हूँ, वॉट एवर इफ मेडिकल सम थिंग्स आर देयर, इट विल बी देयर। उसके लिए दवाई वगैरह जो लेना है वो लेना है, बट अपने आप को वो अफर्मेशन देना कि नहीं मैं खुश हूँ, मैं हेल्दी हूँ। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है मेडिसिन वगैरह भी ज्यादा अच्छे से हेल्प करेंगे। ओके, तो मैम जैसे कहते हैं कि बहुत सारे ऐसी डिजीज भी हैं जिनको हम सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस के थ्रू भी ठीक कर सकते हैं, तो क्या ये सच है मैम? काफी हद तक वो है। जैसे मैंने बताया कि उसके लिए जो मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है वो एक चीज है, करना है, बट उसके अलावा खुद को वो अफर्म करना और बोलना, वो मैसेज देना कि नहीं सब कुछ ठीक हो रहा है, कि एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, या आई एम वर्किंग ऑन इट एंड एवरीथिंग इट विल हैपन, इट विल हैपन एंड इट इज हैपनिंग। ओके, सो आई फील कि वर्क करता है। हाँ, वर्क करता है। मैम जैसे आजकल बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत ही कम हो गया है, तो ऐसे में कहते हैं वृक्षासन जो पोज है वैसा करने से क्या बच्चों के माइंड की रीवायरिंग होती है? एक्चुअली वृक्षासन और सभी बैलेंसिंग आसना बहुत यूजफुल है, फोकस बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत हेल्प करते हैं सब बैलेंसिंग आसना, क्योंकि वो बैलेंस करने के लिए आपको कोई एक पॉइंट पे फोकस करके उसके बाद में अगर फोकस नहीं किया है तो आप नहीं खड़े रह सकते सीधे। और दूसरा, अगर फोकस कर रहे हैं बट अगर इधर में बहुत चल रहा है, बहुत थॉट्स चल रहे हैं, देन ऑल्सो आपका बैलेंस रहना मुश्किल है। तो मैम कोई 3-4 ऐसे पोज बताइए जो बच्चे कर सकते हैं और जो बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो। वृक्षासन तो है, उसके अलावा ईगल पोज है, वो भी बैलेंसिंग पोज है। ओके, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं बता रही हूँ कि ताड़ासन ताड़ासन बहुत अच्छा है, जिसमें लाइक अपनी स्पाइन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। वो ताड़ासन करने के लिए लाइक पूरी स्पाइन को स्ट्रेच, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच मिलता है, तो उसकी वजह से बच्चों की हाइट बढ़ाने में वो बहुत हेल्पफुल है। दूसरा, अपने पैर के लेगामेंट्स एंड मसल्स भी अच्छे से स्ट्रेच होते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं,
अच्छा, तो ताड़ासन वेरी में। इफेक्टिव ताड़ासन। और मैम आजकल बच्चे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट होते हैं, उन्हें भी आजकल उनका भी स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो रहा है, तो ऐसे में आप बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगी योगा के थ्रू? बच्चों अनुलोम विलोम फॉर Kids. हाँ वो Okay. भी बहुत अच्छा है, लाइक ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस टाइम ओके, कि कुछ कंपटीशन में पार्ट कर रहे हैं और उसमें परफॉर्म करना है, अनुलोम विलोम अगर रेगुलरली कर रहे हैं तो वो काफ़ी हेल्प करता है, वो स्ट्रेस को नीचे लाने, काम रहने के लिए वगैरह बहुत हेल्पफुल है। तो मैम ये तो आपने बच्चों के लिए बताया, ये ताड़ासन हुआ, फिर ईगल पोज हुआ, वृक्षासन। वृक्षासन हुआ, तो उनके स्ट्रेस को कम करने के लिए अनुलोम विलोम हुआ। तो मैम जो बहुत सारे फेमस पोजेज हैं जैसे मंडूकासन हुआ, तो आप इनके बारे में जरा बताइए, मंडूकासन क्या होता है और वो किस तरह से मतलब हमारी किस बॉडी पार्ट को इफेक्ट डालता है? मंडूकासन पेट में रहे ऑल ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, मेनली पैनक्रियास को, किडनी, लिवर, सबको अच्छे से लाइक एक मसाज जैसा देता है, अच्छा, जो बहुत हेल्पफुल होता है, लाइक डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है वो। हाँ उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। और जिन्हें जैसे ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है लिवर और पैंक्रियाज पे, तो जिनको लिवर से रिलेटेड डिजीज है तो क्या वो कर सकते हैं इसे? हाँ नहीं, विद द डॉक्टर्स दिस थिंग ओनली, क्या लेवल पे उनको तकलीफ है लिवर में, अगर कुछ तकलीफ है तो उसके बिकॉज उसमें लाइक हमारी फिस्ट को बंद करके ऐसे प्रेस किया जाता है, तो वो कौन से लेवल तक उनको कर सकते हैं, कर वो सकते तो हैं। डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही उन्हें करना चाहिए। हाँ। और एक मकरासन पोज मैम, तो मकरासन पोज क्या है? मकरासन पोज वो एक रिलैक्सिंग पोज है एंड इजी भी है, बट और उसमें पीपल हु आर हैविंग लाइक ट्रबल विथ बैक पेन की लाइक सयाटिका, वो सब में रिलैक्स करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, और इंजरी का चांसेस नहीं है, कर सकते हैं। तो बट जिनको पेन है उनको वो करने में थोड़ा मुश्किल रहता है, बट करने अगर रेगुलरली करते रहो तो फिर वो उसमें रिलैक्स होना चाहिए। अच्छा, तो यानी मकरासन पोज कोई भी कर सकता है? हाँ, कोई भी कर सकता है, अगर स्मॉल इश्यूज हैं जैसे बैक पेन और ये मतलब नहीं, बहुत नहीं, सीवियर नहीं है तो दे कैन डू इट। कर सकते हैं। योगा के आसना में, सभी आसना में अगर आपको कुछ इश्यू है तो ऑलवेज कुछ उसमें हम ऑल्टरनेट कर सकते हैं, लाइक सपोर्ट के साथ में, कि कुछ एक हद तक अभी हम जैसे बताया कि पश्चिमोत्थानासन में जिसमें हम पैर लंबे करते हैं और टोस को पकड़ते हैं। आपका अगर बैक इश्यू है कि नी में पेन है तो आप पूरा नहीं, तो शुरुआत में आप नी बेंड करके करिए, अच्छा, बट करते रहिए तो करते करते क्या होता है, वो आपके मसल्स भी स्ट्रेच होना चालू होते हैं, आपको उसमें और अच्छे से कर सकते हो। थोड़े दिनों के बाद में आपको ही लगेगा कि जो मैं पहले लेग बेंड करके करती थी वो अभी लेग को फ्लैट करके मतलब सीधे रख के कर सकते हैं। ओके। और मैम आजकल ना ये पैरों का इशू बहुत ज़्यादा है, सबको जॉइंट पेन, बहुत अर्ली एज में ही जॉइंट पेन स्टार्ट हो जा रहा है, तो इसके लिए, और ये बहुत ही मतलब देखा जाए तो 30 मतलब आजकल तो 30 की एज में ही लोगों को जॉइंट पेन होने लगा है, तो इसके लिए आप क्या कहोगे कि योगा में कौन सा पोज करे वो, जिससे उनकी मतलब जो नीज है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे और उनको जॉइंट पेन ना हो, उनको पैर बेंड करने में प्रॉब्लम ना हो, और खासकर बैंगलोर में तो ये कुछ ज़्यादा ही ये प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में ज़रा आप डिटेल में बताइए। हाँ, जो मतलब हम ये आसनास करते हैं उसके साथ साथ में थोड़े नी स्ट्रेंथनिंग वाले एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं। उसके अलावा ये आसनास करने में नी के मसल्स को भी सपोर्ट मिले, वो भी उसमें यू कैन मैनेज डूइंग दैट। तो शुरुआत में नी पेन हो, बट सर्टेन आसना रहते हैं कि नी पेन का इश्यू है तो आप थोड़ा अवॉइड करिए। कौन कौन से आसन है मैम? जैसे फॉर द ये जो सूर्य नमस्कार में, क्लासिकल सूर्य नमस्कार देखो तो उसमें पैर एक अश्व संचालना आसना है, तो उसमें अगर नी इश्यू है आपका तो वो मुश्किल रहता है। तो ऐसे टाइम पे शुरुआत में हम जहाँ पे नी बेंड नहीं करना पड़े वो इजी वाला सूर्य नमस्कार देते हैं। अच्छा। फिर जैसे आपका अगर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ते जाती है, आपको मतलब नी में कम तकलीफ है, ऐसे हैं, देन यू इंट्रोड्यूस, वो बिल्टअप होता है धीरे धीरे। अच्छा, तो मैम ये सूर्य नमस्कार के बारे में जरा डिटेल में बताएंगे, उसके जो पोजेज होते हैं और वो कितनी बार करना चाहिए और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि कहते हैं कि सूर्य नमस्कार जो है वो अपने आप में ही एक पूरा योगा है। हाँ,
तो उसके बारे में जरा बताइए। सूर्य नमस्कार में 12 आसना इन्वॉल्व है, तो वो एक होलसम आपका प्रैक्टिस है, पैकेज है पूरा। हाँ। तो उसमें मैं हमेशा बोलती हूँ स्टूडेंट्स को भी कि अगर क्लास नहीं आ पा रहे हैं ऐसे कुछ, तो कुछ नहीं तो थोड़े स्ट्रेचेस, और अगर आपने 5 या 6 सूर्य नमस्कार कर लिए तो भी यू आर डन फॉर द डे, प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बना रहेगा, एंड वो ओवरऑल हेल्प करते हैं। सेम सूर्य नमस्कार को जैसे जिम में वगैरह कार्डियो एक्सरसाइज जो आप बोलते हैं, राइट, सेम सूर्य नमस्कार आप अगर फास्ट करो कि थोड़ा स्पीड में करो और ज्यादा नंबर 108 सूर्य नमस्कार, वो कार्डियो वर्कआउट हो गया, बिकॉज वो काफी एनर्जी लेता है और बॉडी को सेटिंग। या हाँ, ओके। तो मैम जैसे कि ये सूर्य नमस्कार है, तो ये मतलब जैसे इसमें कई तरह के 12 आसन होते हैं, तो ये किस एज तक रिकमेंडेबल है? जैसे कि जो ओल्ड लेडीज हैं जो 50 क्रॉस कर गई हैं, क्या वो भी कर सकती हैं? कर सकते हैं, अगर आप मतलब आप खुद कर सकते हो। जिसको काफी मतलब मेरी 80 के ऊपर वाले लेडीज वगैरह के जिन नीचे नहीं बैठ सकते हैं, बेड नहीं, तो उनके लिए चेयर पे बैठ के भी सूर्य नमस्कार कराते हैं। चेयर पे बैठ काफी सारे आसना चेयर पे बैठे बैठे कराते हैं कि जो मूवमेंट है वो उतनी हद तक नहीं, बट कुछ हद तक फायदा कर सकते हैं। अच्छा, तो मैम जैसे कि ये सारे आसन हो गए, अब जैसे जो ओल्ड एज की लेडी हैं उनके लिए आप कुछ 4-5 आसन बताइए जो इजीली वो कर सकती हैं और उन्हें वो करना चाहिए अपनी डे टू डे लाइफ में। एक तो हम जो ईच बॉडी पार्ट का रोटेशन कराते हैं वो जरूरी करना, वार्म अप की तरह ही, बट करना चाहिए। सो अपने मतलब आपके एंकल है, नी है, शोल्डर्स है, वो सब आप मतलब मूवमेंट करना चाहिए। तो वो एक चीज है। उसके अलावा नी के एक्सरसाइज करने चाहिए। बैठ के ही थोड़े जो ट्विस्टिंग, बॉडी को ट्विस्ट करने वाले आसना है वो करने चाहिए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्राणायाम, उसमें आप एक जगह पे बैठ के आपका ब्रीदिंग के ऊपर ही फोकस है, तो वो तो सबको करना चाहिए। मैम योगा और ये प्राणायाम ये दोनों डिफरेंट है या फिर एक ही है? पार्ट ऑफ योगा है, बिकॉज आसनाज एक फोल्ड है, प्राणायाम ये ब्रेथ के ऊपर फोकस करता है, ओनली ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। उसमें आप एक जगह पे बैठ के ब्रीदिंग डिफरेंट प्राणायाम करके आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। अच्छा, तो मैम प्राणायाम में जैसे आपने बताया कि ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है और इसमें भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ, हाँ, डिफरेंट टाइप है। तो और वो लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है। अच्छा, प्राणायाम लंग कैपेसिटी को आपको बढ़ाता है। जैसे वो शीतली शीतकारी प्राणायाम है, वो करने से आपको बॉडी में शीतलता, ठंडक महसूस कराता है, तो वो अच्छा है। और मैम जैसे जिन लोगों को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, जैसे आपने शीतलादि प्राणायाम कहा, वो उसके लिए है बॉडी वार्म अप के लिए सूर्य नमस्कार बेस्ट है। सूर्य नमस्कार बेस्ट है। तो मैम जैसे प्राणायाम में हम टोटली ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं, तो सपोज कि हमारी ब्रीदिंग जो है वो गलत हो रही है, गलत डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में ऐसे करके कर रहा है, तो क्या ये एडवर्स इफेक्ट डालेगा? एडवर्स इफेक्ट तो नहीं, बट सही प्राणायाम करने से जो फायदे होते हैं वो नहीं। जनरली डीप ब्रीदिंग सभी को करना चाहिए, और सिर्फ प्राणायाम ऐसे नहीं है, नॉर्मल में भी ब्रीदिंग सही तरीके से करना चाहिए। जैसे हम इनहेलेशन करते हैं तभी अपना पेट बाहर की तरफ आना चाहिए, और एक्सहेलेशन करते हैं तभी पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। बट आप अगर इन्फेंट को, छोटे बच्चे को देखोगे, वो लेटा हुआ रहता है, तो आप उसके स्टमक पे अगर आप गौर करोगे तो वो करेक्ट ब्रीदिंग करते हैं, पर हम जैसे बड़े होते जाते हैं ब्रीदिंग इनकरेक्ट काफी हद तक होता है। अगर आप नोटिस करोगे तो आप ब्रीद इन करने के टाइम पे पेट अंदर जा रहा होगा, और ब्रीद आउट करने के टाइम पे वो नहीं होना है। ओह, तो मैम वो तो जनरली मतलब एक नेचुरल प्रोसेस है, तो हमारा ध्यान भी नहीं जाता है कि हम कैसे ब्रीदिंग कर रहे हैं। करेक्ट। तो क्या इसको करेक्ट कर सकते हैं? हाँ, करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। तो तभी मतलब वो बेली ब्रीदिंग कराते हैं, तो वो उसके ऊपर ही कराते हैं कि मतलब अपने हाथ भी बेली के ऊपर रख के, तो आपको पता चलेगा कि आप, तो ये तो हो गया कि फॉर दैट स्पेसिफिक टाइम, जब आप योगा करने बैठे हो या फिर आप प्राणायाम करने बैठे हो, तो उस स्पेसिफिक टाइम पे आपने अपने ब्रीदिंग पे फोकस किया और आप नेचुरल मतलब सही तरीके से, नेचुरल तरीके से कर रहे हो। बट इन नॉर्मली जनरली जैसे हम पूरे
दिन में, तो उस टाइम पे तो हमारा फोकस नहीं रहता, तो जब वो चीज़ गलत होने का चांसेस है हाँ, तभी तो होता वो है। उस टाइम पे कैसे उस वो चीज को भी- हम कैसे इम्प्रूव करें? हाँ, नहीं वो तभी याद रखना है। और जब टेंस मोमेंट रहता है वगैरह, कैसे हमारा ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है, राइट, शैलो ब्रीदिंग होता है, वो तभी याद रखना है कि नहीं अभी आई हैव टू, देन अगेन आप गो बैक टू योर कॉन्सेंट्रेटिंग कि मैं करेक्टली ब्रीदिंग करना है। अच्छा। तो तभी आप अगर ब्रेथ पे फोकस करोगे तभी, और कुछ मतलब अनुलोम विलोम की तरह हमको फिंगर्स रखना है, कुछ नहीं करना है, बस खाली अपने ब्रेथ पे फोकस करो कि मैं इनहेल कर रही हूँ तो वैसे मेरा स्टमक बाहर आ रहा है क्या, एक्सहेल कर, और डीप ब्रीदिंग करने से वो ऑटोमेटिकली अच्छा हो काम जाता है। करता है। एंड टेंस सिचुएशन में वगैरह लाइक बोलते हैं कि 2 इनहेलेशन लाइक क्लोजर एंड मुंह से लंबा एक्सहेलेशन करने से आपके हार्ट बीट्स को भी थोड़ा स्लो डाउन करता है, आपको थोड़ा क्या बोलते हैं रिलैक्स। जैसे कुछ टेंस सिचुएशन है कि सम एंजाइटी हो रहा है, यू वुड हैव नोटिस कि लाइक यू फील दैट पल्पिटेशन हो रहा है, सो तो दैट मैं जैसे कि क्या होता है समटाइम्स, मतलब मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं पता एंड यू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जैसे समटाइम्स होता है कि कई सारे प्राणायाम में कि नोज से ब्रीथ, मतलब इनहेल करो, एक्सेल भी नोज से करो, समटाइम्स की नोज से हम इनहेल कर रहे हैं, मुंह से एक्सेल कर रहे हैं, समटाइम्स की मुंह से ही इनहेल कर रहे हैं, मुंह से एक्सेल कर रहे हैं, तो ये सब क्या है कॉम्बिनेशन, और इसका मतलब कैसे इफेक्ट पड़ता है, और ये अलग अलग तरह से हमारी बॉडी पे कैसे इफेक्ट डालती हैं? तो इसके बारे में थोड़ा बताइए डिटेल में, क्या होता है ये? वो नाक से ब्रीथ करना बहुत जरूरी, मतलब नाक से ही इनहेलेशन करो, नाक से एक्सहेलेशन करो। ड्यूरिंग डूइंग योगा सेशन के टाइम पे काफी बार कुछ आसना में खाली है कि जिसमें नाक से इनहेल करते हैं, मुंह से एक्सेल करने के लिए बोलते हैं, अदरवाइज ओनली नाक से ही इनहेलेशन, नाक से ही एक्सहेलेशन, मुंह से इनहेलेशन इट इज नॉट गुड। और मैम जैसे कहते हैं कि योगा करने के लिए वेजिटेरियन होना जरूरी है, तो ये क्या मिथ है या फिर नॉट नेसेसरी कि वेजिटेरियन ही रहना है? आई थिंक एवरीबडी कैन डू इट। एंड जैसे कि कहते हैं कि योगा सिर्फ दुबले पतले लोग ही कर सकते हैं, मोटे लोग, तो क्या 100 kg का आदमी भी योगा कर सकता है? कर सकता है 100%, बिकॉज काफी बार ये होता है कि 100 kg फैट लोगों का फ्लेक्सिबिलिटी काफी बार दुबले पतले लोगों से बहुत अच्छा रहता है। दुबले पतले रहेंगे बट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगा। काफी बार लोग मोटे रहेंगे बट फ्लेक्सिबिलिटी इतना अच्छा रहेगा। सो ऐसे कुछ नहीं है, कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। क्या योगा करते टाइम किसी मंत्र का जाप करना जरूरी होता है या सिंपली ब्रीदिंग के साथ हम कर सकते हैं? नहीं, मंत्र का जाप करना जरूरी है ऐसा नहीं है, हम ब्रीदिंग पे फोकस करके कर सकते हैं। मैम जैसे कि आपके इतने एक्सपीरियंस के बाद वो कौन सी ऐसी बात है जो आप मैट पे नहीं बल्कि अपनी रियल लाइफ में सीखी है? योगा की वजह से पेशेंस एंड डिसिप्लिन आई हैव लर्नड या थ्रू योगा, बिकॉज जो हमारा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम था तभी भी उसमें काफी हद तक हमको डिसिप्लिन, खुद की प्रैक्टिस के लिए डिसिप्लिन रहना एक था उसमें। तो वो मतलब कोई आपको चेक नहीं कर रहा है, कोई आपको नोटिस नहीं कर रहा है, बट वो खुद के ऊपर ना, खुद से, तो वो डिसिप्लिन रहना। तो मैम जैसे कि आपने योगा की ट्रेनिंग ली है, टीचिंग ट्रेनिंग ली है, तो अगर सपोज कोई वुमेन हो, जैसे हमारा चैनल जो है ये वुमेन्स के लिए है, तो अगर कोई वुमेन हो जो अपने को इस फील्ड में लाना चाहती हो, तो उसके लिए वो क्या चीज सिंपली फॉलो कर सकती हैं? मतलब आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि शायद ये उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। अभी काफी इंस्टीट्यूट एंड काफी सारी जगहों में टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम वो लोग लेते हैं, तो जिसमें मतलब आपका योगा भी योगा सिखाते भी हैं, अगर पहले कभी नहीं किया हुआ है और आपको वो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है, तो वो काफ़ी सारे आसना वो सिखाने का, वो प्रैक्टिस कैसे करने का वो भी सिखाते हैं। उसके बाद में थियरी पार्ट भी इंक्लूड होता है अच्छा उसमें, एंड हाउ टू टेक क्लास वो भी अच्छा वो भी सिखाया जाता है, टीचिंग मेथड। हाँ, सो वो काफ़ी हेल्प करता है कि आगे जाके आपको, और उसमें भी डिफरेंट लेवल है, तो आप आपकी जर्नी को कैसे आगे बढ़ाना चाह रहे हो आप कर सकते हैं। मैम योगा इंस्ट्रक्टर लाइक आफ्टर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम ओनली दे कैन स्टार्ट, और मतलब विदाउट, अगर कोई है जो बहुत टाइम से योगा प्रैक्टिस में है और उसे बहुत अच्छे से योगा आसन्स आते हैं, तो वो दे कैन स्टार्ट, और दे शुड बी सर्टिफाइड। सर्टिफिकेशन हो तो आई मीन अच्छा है। ओके और क्योंकि देन स्टूडेंट्स के ऊपर भी
काफी डिपेंड करता है लाइक ओके, समटाइम्स मे बी स्टूडेंट्स आते हैं पूछते हैं आर यू सर्टिफाइड और नॉट? जनरली नहीं, वो मतलब हम एक बोलते हैं कि आके डेमो क्लास आप ले लो, आपको अच्छा लगा तो एक दो क्लास ले लो, अगर अच्छा लगा तो फिर स्टूडेंट्स पूछने का वगैरह नहीं होता है, उनको अच्छा प्रैक्टिस है और स्टूडेंट्स आपके मतलब कितना कंफर्टेबल है, राइट। वही। मैम जैसे कि जिम में होता है कि मंडे को एब्स डे, ट्यूसडे को शोल्डर डे, थर्ड और वेडनेसडे को लेग डे, तो क्या योगा में भी होता है ऐसा? और क्या आप एक 5 डेज का प्लान बता सकते हो जो पर्टिकुलर पार्ट, बॉडी पार्ट को फोकस करें? जैसे मतलब हम क्लास डिजाइन करते हैं तो ये है कि थोड़े मतलब क्लास चालू होता है, वार्म अप्स करते हैं और सूर्य नमस्कार कराते हैं और फिर वो थोड़े स्टैंडिंग आसना, थोड़ा बैठ के, थोड़े पेट पे, थोड़े बैक पे, अच्छा, फिर उसके बाद में प्राणायाम, ऐसे करके हम कराते हैं। तो और बीच में उसके अलावा थोड़े नी स्ट्रेंथनिंग वाले एक्सरसाइज, बैक के लिए एक्सरसाइज, वो सब इंक्लूड करते हैं। तो लाइक अगर 3 दिन का क्लास है हफ्ते में तो तीनों दिन पे और कुछ अलग अलग आसना हम करवाते हैं और उसके अलावा जो रेगुलर करने ही हैं वो सभी क्लास में होते हैं। मतलब करना होता है। कुछ आसना, सूर्य नमस्कार वो सभी क्लास में होता है। अच्छा। और कुछ आसना जो है जो हर एक क्लास में होना ही है, तो वो तो जरूरी लेते हैं। मैम एक छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे, आपके पास 5 सेकंड का टाइम होगा और आपको उसमें आंसर देना है। ओके मैम, सो लेट्स स्टार्ट। योगा इन 1 वर्ड? बैलेंस। ओके। मोस्ट ओवररेटेड योगा पोज? शीर्षासन। ओके। 1 योगा पोज एवरीवन शुड डू बिफोर दे डाई? शवासन। शवासन। जिम और योगा फॉर अ 20 years old? कॉम्बिनेशन। मॉर्निंग पर्सन और नाइट ऑल फॉर योगा? मॉर्निंग। द हार्डेस्ट पोज यू हैव एवर मास्टर्ड? मी पर्सनली कपोतासन। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस? इट्स अ हिप ओपनर, हिप्स के लिए अफेक्ट करता है एंड इट इज लिटिल डिफिकल्ट बट या आई रियली वर्कड हार्ड ऑन दैट। ओके। समोसा और सैलड, व्हाट डज अ योगा ट्रेनर सीक्रेटली क्रेव? पानी पूरी। पानी पूरी। द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल मेक इन शवासन? Either they don't keep the muscles loose or sometimes sleep off. Music during yoga, yes or no? No, but if it is calming music background, okay. But as far as possible, no. Relaxing music, okay. One celebrity whose yoga posture you admire? I admire few. Again, Alia Bhatt, Kapotasan, she does it very well. Oh. And Malaika Arora Khan, she also does it. Her whole yoga, this thing, very nicely she does. Can yoga cure a broken heart? Yes. It works on emotions, so. The best age to start yoga? Anybody can do, but बच्चों के लिए 8-9 साल के बाद में where they can sit and understand instructions and all. Those are best time. And ma'am, flexibility of mind or flexibility of body, which one is the hard? Mind. If you are not a yoga trainer, तो आप क्या होती? Like I have my hobbies, like I do embroidery, painting, crochet. Okay. So now also I do. Oh, you do. So, yeah. So I would have done. So ma'am, like as a Vinny ji, as a yoga teacher, how you spend your whole day? The day I have class, morning, evening I have class. Okay. And same, I pursue my all the hobbies. Painting, crochet, embroidery. तो मैं वो कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट में मेरा चालू रखती हूँ, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। नाइस टू टॉक टू यू एंड वी लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग ऑन माय पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड माय प्लेजर। एंड हमारे सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मीटिंग यू। थैंक यू कि आपने इतना टाइम हमें दिया। थैंक यू सो मच।